हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी का जो चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, उसका टॉपिक करवाने जा रहा हूँ गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। मतलब जो हमने 5 ईयर प्लानिंग का सिस्टम अपनाया था, इकोनॉमिक प्लानिंग का सिस्टम अपनाया था इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उसके क्या गोल थे, क्या ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्या हम हासिल करना चाहते थे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है जीडीपी ग्रोथ। सो इंक्रीज इन जीडीपी इम्प्लाइज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। बिकॉज हम जानते हैं जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब नेशनल इनकम, मतलब प्रोडक्शन का इंक्रीज होना, लेवल ऑफ आउटपुट का इंक्रीज होना। बिकॉज लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होगा तो इनकम इंक्रीज होगी। इट इम्प्लाइज इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में बन सकें, प्रोडक्शन हो सके। व्हेन द इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कंसिस्टेंट, जब इंक्रीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज़्यादा होगा और लगातार होगा फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तभी हम उस चीज़ को इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। दस जीडीपी ग्रोथ लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ का मतलब ही इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। प्लानिंग इन इंडिया वॉज टू इंश्योर दैट नेचुरल रिसोर्सेज वर फुली एक्सप्लोर्ड, मतलब कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको पूरी तरह इस्तेमाल किया जाए, उनका पूरा एक्सप्लोर किया जाए, उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन हम अपने देश में कर सकें गुड्स एंड सर्विसेज की। एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वाज कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव्ड, और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी की मदद से कॉन्टीन्यूसली इंप्रूव होती रहे। सो दैट जीडीपी ग्रोथ अचीव्ड ए मोमेंटम, और उससे टेक्नोलॉजी की मदद से जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है उससे हमारी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ को एक मोमेंटम, एक दिशा और एक स्पीड भी मिलेगी। ठीक है जी। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? मॉडर्नाइजेशन। सो गोल कहे कि क्या था मॉडर्नाइजेशन गोल, इस तरीके से था, इट रेफर्स टू अपडेटिंग एंड अडॉप्टिंग ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है जी, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाया था हमने, अपडेटिंग और अडॉप्टिंग बाय इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। एज वी नो दैट द आउटपुट कैन बी इंक्रीज, एज वी नो दैट आउटपुट तभी इंक्रीज हो सकते हैं ईदर बाय इंक्रीजिंग रिसोर्सेज और बाय यूजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। जहाँ तो हम रिसोर्सेज को बढ़ा के या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को बढ़ा के कर सकते हैं। रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे तो क्या सिंपल कैपिटल आ जाएगा, मनी आ जाएगा, फाइनेंस आ जाएगा। जहाँ तो आप उस तरीके से आप पैसे को बढ़ा के इंक्रीज करके अपनी इनपुट्स को, अपनी कैपिटल को इंक्रीज करके आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को अपना के कर सकते हैं हम। ठीक है जी। तो मॉडर्नाइजेशन करना हमारे जैसे देश के लिए बहुत ज़रूरी था जहां कैपिटल की कमी रहती है। सो मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और वैसे भी ये जो मॉडर्न एज है आज का टाइम साइंस का, टेक्नोलॉजी का और इनोवेशंस का है। ठीक है जी। तो साइंस हैज़ ऑफर्ड अस न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। साइंस ने हमें नए से नए तरीके सिखाए हैं चीज़ों को इनोवेटिव तरीके से कराने के। अब देखा जाए तो मैं भी तो ये आपको लेक्चर कहाँ दे रहा हूँ, साइंस की मदद से, ठीक है, टेक्नोलॉजी की मदद से, इम्प्रूवमेंट ऑफ इनोवेशंस की वजह से ऑनलाइन वीडियोस डाल के आपको पढ़ा रहा हूँ। सच दैट प्रोडक्शन इन फार्म्स एंड फैक्ट्रीज हैज़ शोन इंक्रीज। और इसी तरीके से ऑटोमेटेड मशीन्स का इस्तेमाल करके फार्म्स में और फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया है टेक्नोलॉजी की मदद से। और ग्रीन रेवोल्यूशन इंडियन एग्रीकल्चर इज एज वेल नोन एग्जांपल ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग रेवोल्यूशनरी चेंज इन आउटपुट। और ये जीता जागता हमारे पास एक उदाहरण भी है कि ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति जो कि इंडियन एग्रीकल्चर में आई थी 1960s में, ठीक है जी, वो एक जीता जागता उदाहरण है कि हमने टेक्नोलॉजी की मदद से क्रांति लाके किस तरीके से देश में आउटपुट को बढ़ाया था। सो प्रोडक्ट मॉडर्नाइजेशन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ गोल ऑफ प्लान इन इंडिया वाज असाइंड अ सोशल एंगल एज वेल। हम मॉडर्नाइजेशन की अगर बात करें कि ये गोल था इंडिया के प्लान्स में, इसको हमने एक सोशल एंगल के रूप में भी देख सकते हैं, जिसका मकसद अपलिफ्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, जिसमें अपलिफ्टमेंट के साथ उनका बढ़ावा करना था, किनका, इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन। क्योंकि हमारे देश की 50% जो महिलाएं थी वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही थी इकोनॉमी में। तो मॉडर्नाइजेशन में इस चीज का भी ध्यान रखा गया कि उनका अपलिफ्टमेंट कैसे हो, सो दैट दे कुड आल्सो पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तीसरा गोल था सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ रिलायंस का मतलब अपने आप पे निर्भर रहना, और सेल्फ सफिशिएंट अपने आप में पूरा संपूर्ण बनना हमें, कि हम किसी पे दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है जी। सो सेल्फ रिलायंस मीन्स स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस, हम किसी पे डिपेंडेंस नहीं रहेंगे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड
फॉर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हमें कभी भी किसी से पैसा मांगने की या उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेल्फ सफिशिएंसी रेफर्स टू स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस अपॉन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर इसेंशियल सप्लाईज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, इसेंशियल सप्लाईज के लिए भी हम दूसरों पे निर्भर नहीं रहेंगे, मतलब फूड ग्रेन हमारा अपना होगा, हमारे पास अपने पैसे होंगे, हम इतनी वैल्यू एडिशन करेंगे, इतना जीडीपी हमारा हो जाएगा कि हम कभी भी किसी दूसरे देश पे अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जिसको कि हम बेसिक में रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, रोटी कपड़ा और मकान, एटलीस्ट इन चीज़ों के लिए तो हम दूसरों पे निर्भर नहीं होना चाहिए। The twin goal was accorded a high priority during the first 7 plans. The basic idea was that India wanted to be self-sufficient in food grain. ये food grain में हमें self-sufficient बनना था प्रोडक्शन को, to avoid the uncertainties of supplies from the rest of the world due to some political pressures. ड्यू टू सम पोलिटिकल प्रेशर्स की वजह से कई बार हमको दूसरे कंट्रीज़ के आगे वो करना पड़ता था, उनके आगे झुकना पड़ता था। जैसे कि एक एग्जांपल हमारे पास है कि 1965 में हमने कैसे अमेरिका हमें दोस्त दिखाता था कि अगर हम पाकिस्तान से लड़ाई लड़ेंगे तो वो हमें फूड ग्रेन अवेलेबल नहीं कराएंगे। ठीक है जी, बट उससे क्या हुआ, हमने फिर सोचा कि इस तरीके से पोलिटिकल प्रेशर्स में रहेंगे तो हम दूसरों से के ऊपर ही निर्भर रहेंगे। तभी हमने ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी मुहिम शुरू की, ताकि हमारे पास हम सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंस बन जाए, ताकि हमें कोई दूसरा दबा ना सके, कोई दूसरी कंट्री हमें दबा ना सके, पॉलिटिकली हमें एक्सप्लॉइट ना कर सके। ठीक है जी, सो बेसिक आइडिया ये था सेल्फ रिलायंस का कि हम किसी के पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आएंगे। कोई भी कंट्री या कोई भी दूसरी इकोनॉमी हमें सिर्फ इसलिए एक्सप्लॉइट ना करे अपनी बातें मनवाने के लिए, चाहे कोई दूसरा हम पे जितना मर्जी अत्याचार करे, हम किसी के आगे क्यों झुकें। समझ लगी ना मेरी बात? तो इसलिए हमने सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी को अपनाया। अब हम आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम से ही आपको समझ लग रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी मीनिंगलेस हो जाएगी इफ़ द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ एक्रू ओनली टू अ हैंडफुल ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी। अगर उसका फ़ायदा, इकोनॉमिक ग्रोथ का फ़ायदा कुछ हाथों तक, कुछ लोगों तक ही सीमित रहा तो। एज वी नो दैट ग्रोथ विद इक्वालिटी, कि जो ग्रोथ है वो इक्वालिटी के साथ होनी चाहिए। यहाँ इक्वालिटी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? गैप बिटवीन रिच एंड पुअर शैल बी लेस, कि असमानता नहीं होना चाहिए, रिच और पुअर के बीच का गैप कम होना चाहिए। अगर वो ग्रोथ या इक्वालिटी नहीं है, ग्रोथ विद इक्वालिटी नहीं है, तो वो ग्रोथ मीनिंगलेस है, किसी काम की नहीं। ओके, दूसरा, बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ मस्ट स्प्रेड अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो ग्रोथ के बेनिफिट है वो सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को बराबर मिलने चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिकली संपन्न है या इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, मतलब पुअर, रिच, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, कोई इसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए, सबको उनका शेयर मिलना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इस तरीके से इक्विटेबल होना चाहिए, जो जितना जो डिजर्व करता है उसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ पोर्शन मिलना चाहिए। इक्विटेबल का मतलब कभी भी नहीं है कि सबको 5-5 लाख मिलना ही चाहिए महीने की इनकम, इस तरीके से नहीं है। जो जितना स्किल, क्वालिफिकेशन के हिसाब से डिजर्व करता है, एक्सपीरियंस के हिसाब से डिजर्व करता है, वो उतना कमाए। उसके बाद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इम्प्लाइज सोशल इक्वालिटी, और सोशल इक्वालिटी भी होनी चाहिए। एंड दिस वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। सोशल इक्वालिटी का मतलब है कि जात पात, धर्म, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रीजन या रिलीजन्स के साथ उसका कंपैरिजन नहीं होगा। हर कंट्री, मतलब हमारी कंट्री का हर सिटीजन, हर एक नागरिक समान है, उसको इकोनॉमिक तरक्की करने का पूरा अधिकार है। अगर वो सक्षम है, स्किल है उसके पास, तो उसको किसी भी तरीके से आगे बढ़ने से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोशल इक्वालिटी। सो द प्लानर्स इन इंडिया स्ट्रेस द पॉइंट दैट एवरेज सिटीजन ऑफ द कंट्री मस्ट बी एबल टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स, कि हर कंट्री, हमारी कंट्री का हर सिटीजन जो है उसको अपनी सारी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए कि योग्य हो जाना चाहिए, चाहे वो ज़रूरत फूड, क्लोथिंग, शेल्टर या बिसाइड्स दिस, इसके अलावा ये तो मैं बात करता ही रहता हूँ आपसे कि फूड, क्लोथिंग और शेल्टर के साथ साथ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, इन सारी चीज़ों पे सारे सिटीजन्स का बराबर का अधिकार है। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ आज की डेट में ये बेसिक राइट्स और ज़रूरत
और बेसिक नीड बन गया है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। बिकॉज जब तक अच्छी है एजुकेशन या हेल्थ केयर नहीं होगा, देश सोशली बैकवर्ड तो रहेगा ही रहेगा, इकोनॉमिकली भी प्रॉस्पेरस नहीं हो पाएगा। ऑन द होल द फोकस हैज़ बीन ऑन द अचीविंग बेटर क्वालिटी ऑफ द लाइफ। ऑब्जेक्टिव क्या है? बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को अचीव करना ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज के, ठीक है, नॉन पॉपुलरली एज, और इसको हम क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव ग्रोथ। और इस तरीके की जो ग्रोथ होगी वो इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, जिसमें सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का प्रॉपरली इकोनॉमिक ग्रोथ बराबर की होगी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान या प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग के जो गोल्स थे हमारे देश में रहे हैं आज़ादी से लेके टिल डेट तक। तो इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने नोट्स यहीं से बनाते रहें। ओके जी, डन।